हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया था। तो सबसे पहले तो यही जानना आवश्यक हो जाता है कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे। तो अगर पाल वंश की बात की जाए तो पाल वंश के संस्थापक का नाम था गोपाल। क्या नाम था? गोपाल। नेक्स्ट देखेंगे कि पाल वंश का जब पतन हो गया था तो बंगाल में किस वंश ने अपना शासन स्थापित किया था। ऑप्शन ए है सेन वंश, बी है गौड़ वंश, सी है इलायस वंश और डी है गणेश वंश। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पाल वंश के पतन के बाद सेन वंश ने अपना शासन स्थापित किया था। और सेन वंश की जो संस्थापक थे वह थे सामंत सेन राण। कौन थे? सामंत सेन राण थे। सेन वंश के संस्थापक कौन थे? सामंत सेन राण थे। और इन्होंने अपनी जो राजधानी थी वह लखनौती या लखनिया में स्थापित की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित नहीं थे। ऐसे कौन से कांग्रेसी नेता हुए जो समाजवादी दल से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन ए है आचार्य नरेंद्र देव, बी है राम मनोहर लोहिया, सी है जयप्रकाश और डी है सुभाष चंद्र बोस। तो आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश, ये सभी नेता आपके कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस का संबंध इस समाजवादी दल से नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है। तो काली एवं तीस्ता नदियों के बीच में हिमालय का जो भाग स्थित है, क्या वह पंजाब हिमालय कहलाता है, या नेपाल हिमालय कहलाता है, या असम हिमालय कहलाता है, या कुमाऊं हिमालय कहलाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेपाल हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोक नृत्य बोहाग बिहू में प्रचलित है, तो कहाँ पर प्रचलित है। ऑप्शन ए है असम में, बी है बिहार में, सी है उड़ीसा में, डी है झारखंड में। तो अगर बिहू की बात की जाए तो इसका सीधा सा संबंध असम से है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मगर आप यह भी याद रखेंगे कि जो आपका बिहू त्यौहार है यह वर्ष भर में 3 बार आयोजित किया जाता है, जिसे हम भोगाली बिहू किस किस नाम से जानते हैं। तो भोगाली बिहू, काती बिहू और भोगाली बिहू, काती बिहू और इसके बाद वुहान बिहू, इनके नाम से जानते हैं। तो ये सभी नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 56 में, बी है अनुच्छेद 110 में, सी है अनुच्छेद 252 में और डी है अनुच्छेद 256 में। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक का वर्णन किया गया है। और धन विधेयक आपका प्रस्तुत कहाँ पर किया जाता है? तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसके साथ साथ याद रखेंगे कि संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि बजट की जगह आपके अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर आप दोनों ही अनुच्छेदों को अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग कौन सा था। भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग कौन सा था। ऑप्शन ए है लौह एवं इस्पात उद्योग, बी है सीमेंट उद्योग, सी है कुटीर उद्योग और डी है इंजीनियरिंग उद्योग। तो भारत में जो सबसे पहले आधुनिक उद्योग विकसित हुआ था वह था ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लौह एवं इस्पात उद्योग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है। तो अफ्रीका महाद्वीप पर ऐसी कौन सी अफ्रीका महाद्वीप में ऐसी कौन सी झील है जो कि भूमध्य रेखा पर स्थित है। ऑप्शन ए है टंगानिका झील, बी है विक्टोरिया झील, सी है न्यासा झील और डी है करीबा झील। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो विक्टोरिया झील है वह भूमध्य रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। जोग या इसे गरसोप्पा के नाम से भी जाना जाता है, ये नाम भी आप याद रखेंगे, गरसोप्पा। तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात आपका किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए है शरावती, बी है कावेरी, सी है नर्मदा और डी है चंबल। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात आपका शरावती नदी पर स्थित है।
अगला प्रश्न है, फैजी यक्ष के दरबार में रहते थे। जो फैजी थे वह किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन ए है हुमायूं के दरबार में, बी है दारा सिकोह के दरबार में, सी है बहादुर शाह जफर के दरबार में, या डी है अकबर के दरबार में। तो जो फैजी का संबंध है वह संबंध है अकबर के दरबार से। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अकबर से प्रश्न पूछा जाता है कि अनपढ़ या बिना पढ़ा लिखा बादशाह कौन था, तो वह भी आपका हो जाता है अकबर। इसके साथ साथ याद रखेंगे कि अनुवाद विभाग की स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी? तो अनुवाद विभाग की स्थापना भी अकबर के द्वारा करवाई गई थी। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो अकबर के शासनकाल को ही हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। तो यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वह आपको बता दिए गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहाँ से इस आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो पहले यह प्रश्न कई बार आ चुका है आपका कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे, वो भी व्यक्तिगत। तो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। या व्यक्तिगत सत्याग्रह में शामिल होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे। अब प्रश्न पूछ रहा है कि इस आंदोलन को कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन आपके सामने है नासिक से, बी है पूना से, सी है पवनार से और डी है नागपुर से। तो बात की जाए व्यक्तिगत सत्याग्रह की, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ जो था वह पवनार आश्रम से किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यदि मान लीजिए प्रश्न यह कहता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ कब किया गया था, तो इस डेट को भी आप अच्छे से याद रख पाएंगे कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था वह 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ किया गया था। कहाँ से प्रारंभ किया गया था? पवनार से प्रारंभ किया गया था। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे। यदि पूछ लिया जाए कि दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे सत्याग्रही थे आपके ब्रह्मदत्त। और इसी आंदोलन में दिल्ली चलो जो है आंदोलन भी इसे कहा जाता है, और इसमें जो है दिल्ली चलो वगैरह का नारा दिया गया था। ये कहानी थी आपके व्यक्तिगत सत्याग्रह की। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट है कि चीन में बक्सर विद्रोह कब हुआ था? तो चीन में जो बक्सर विद्रोह है वह हुआ था ऑप्शन ए 1895 में, ऑप्शन बी है 1900 में, सी है 1905 में और डी है 1909 में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चीन में बक्सर विद्रोह 1900 सन में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किसे वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है? तो संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जो वित्तीय आपातकाल घोषणा करने की जो अधिकार है वह किसे दिया गया है? ऑप्शन ए भारत के वित्त मंत्री को, बी है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को, सी है भारत के राष्ट्रपति को और डी है भारत के रक्षा मंत्री को। तो सबसे पहले तो यही जान लेंगे कि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत किसका वर्णन किया गया है? तो वित्तीय आपातकाल का। जब देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि यह लगने लगता है कि अब वित्तीय आपात लगाने की ज़रूरत है, तब स्वयं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात लगाया जाता है। प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि भारत में अब तक कितने बार वित्तीय आपात लगाया जा चुका है? तो ये बड़े हर्ष की बात है कि भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है। बात की जाए कि राष्ट्रपति के द्वारा कुल कितने आपात आपके लगाए जा सकते हैं, तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। अब 352 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति ऐसी स्थिति यदि हो जाती है कि आपके देश में, भारत में यदि किसी प्रकार से युद्ध या बाह्य आक्रमण या सैन्य विद्रोह हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यह कहा गया है कि यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है और ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी राज्य में जो है संविधान के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर जो राष्ट्रपति है वह अपना शासन लगा देता है, जिसे राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं। यह भी आपका आपातकाल के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 352 बाह्य आक्रमण होने पर आपातकाल लगाना, अनुच्छेद 356 संवैधानिक तंत्र विफल होने पर आपातकाल लगाना और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, ये तीनों प्रकार के आपातकाल आपके भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लगाए जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने किस समुदाय के सम्मान में नामित परजीवी फूलदार पौधे गलीडोविया कोयांकिया नोरम के एक नई प्रजाति की खोज की है? तो यह जो आपका एक नई परजीवी जो है पौधा है फूलदार, जिसका नाम गलीडोविया कोयांकिया नोरम है, यह किस प्रजाति की खोज की गई है? ऑप्शन ए है तोड़ा, बी है कैंडो,
सी है नागा और डी है तोबू। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस प्रजाति की खोज नागा प्रजाति के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा भारत में पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। तो ऐसा कौन सा उद्योग है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी का उपभोग किया जा रहा है। ऑप्शन ए है अभियांत्रिकी, बी है कागज और पल्प, सी है टेक्सटाइल और डी है तापीय ऊर्जा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, टेक्सटाइल। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में साल भर वर्षा होती है। तो ऐसा कौन सा प्रदेश है जहाँ पर साल भर वर्षा होती रहती है। ऑप्शन ए है टुंड्रा प्रदेशों में, ऑप्शन बी है मानसूनी प्रदेशों में, ऑप्शन सी है भूमध्य सागरीय प्रदेशों में या ऑप्शन डी है भूमध्य रेखीय प्रदेशों में। तो देखिए भूमध्य रेखा पर जो सूर्य की किरणें हैं वे वर्ष भर सीधी पड़ती हैं, जिस कारण जो वहाँ का मानसून है वह बेहतर होता है और पूरे वर्ष भर वहाँ अच्छी खासी वर्षा देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है केरल में, बी है आंध्र प्रदेश में, सी है तमिलनाडु में और डी है ओडिशा में। तो कोलेरू झील की बात की जाए तो कोलेरू झील आपकी स्थित है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर बात की जाए वेम्बनाथ झील की तो वेम्बनाथ झील आपकी केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी। तो ऐसा कौन सा वर्ष था जब सैनिकों के लिए समुद्र की यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी। ऑप्शन ए है 1854 में, बी है 1856 में, सी है 1857 में या डी है 1858 में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा 1856 में अनिवार्य कर दी गई थी। अगला प्रश्न है जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है। तो जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण जो है किसे माना गया है। वैसे तो जैन धर्म में आपके 5 प्रकार के जो सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे आपका सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जिसे ब्रह्मचर्य जो आपका अंतिम है उसे महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ा गया था। बाकी सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह यह पूर्व में ही सिद्धांत दे दिए गए थे। तो यहाँ पर अगर जैन धर्म की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे सुटेबल आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अहिंसा को महत्वपूर्ण सिद्धांत के अंतर्गत माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बागानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार किस फसल की खेती की गई थी। तो श्रीलंका में की जाने वाली बागानी कृषि के अंतर्गत जो फसल थी पहली वह थी, ऑप्शन ए क्या कॉफ़ी थी या बी चाय थी या सी रबर थी या डी नारियल था। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर कि जो कॉफ़ी थी वह आपकी श्रीलंका में की जाने वाली पहली बागानी फसल थी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बात की जाए चाय की तो चाय आपकी कहाँ से आई है भारत में। तो चाय आई है चीन से। और चाय जो है सबसे ज़्यादा कहाँ की फेमस है। तो दार्जिलिंग की चाय सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसे जीआई टैग भी प्रदान किया जा चुका है वर्ष 2003 में। और सबसे पहले जीआई टैग जिसे प्रदान किया गया वह वस्तु भी आपका दार्जिलिंग की चाय ही है। तो इस प्रकार आपके आज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वह लगभग कंप्लीट होते हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।